गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्रांसीसी क्रांति का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर 1794 से लेकर 1799 तक उदार गणतंत्र की स्थापना हुई थी फ्रांस के अंदर। नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंपा। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ जो 1795 से लेकर 1799 तक चला। ये जो डायरेक्टरी थी यानी कि निदेशक मंडल था, इसमें 5 सदस्य होते थे जो कि पढ़े लिखे वर्ग से आते थे। डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा हुआ था। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण और सेनाध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने का अधिकार प्राप्त थे। ये जो डायरेक्टरी थी ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने डिसीजन ले सकती थी। साथ में फ्रांस को किससे संधि करनी चाहिए, किससे युद्ध करना चाहिए, इस मामले में भी ये जो है निर्णय लेती थी। संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्या थी युद्ध की समस्या। डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्या थी युद्ध की समस्या। डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन और अयोग्य और भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया और विदेश नीति भी कम। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता ने एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके तथा विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। इस काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंततः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता के नियंत्रण को स्थापित किया। अब क्या हुआ कि ये जो डायरेक्टरी थी, क्योंकि ये लोग काफ़ी अनुभवहीन थे, इनको सत्ता और राजनीति को संभालने का ज़्यादा कोई अनुभव नहीं था, तो ये 5 लोग भी मिलकर कुछ ज़्यादा अच्छे फैसले ले नहीं रहे थे, जिसके कारण जो था अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही थी फ्रांस की, और लोगों भुखमरी से मर रहे थे और साथ में युद्ध पे युद्ध हो रहे थे फ्रांस के। तो ऐसे में जो जनता थी वो एक ऐसे नेतृत्व की मांग कर रही थी, एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी उस टाइम पे। तब नेपोलियन उभरा। नेपोलियन एक्चुअली जो फ्रांस की तरफ से जब लड़ने के लिए जाते थे तो ये सेनापति था वहाँ का, फ्रांस का। तो ये धीरे धीरे इसने फिर सत्ता फिर लास्ट जो सत्ता थी जो लास्ट में अपना ली, हथिया ली थी। अब इसके आगे का पढ़ते हैं। 1799 से 1814 तक पुनः राजतंत्र की ओर। 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस के प्रथम काउंसिल बन गया। 1804 ईस्वी में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। ये डेट बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना। 1804 में उसने अपने आप को जो है फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि फ्रांस जो है उसने अपने आप को राजा से विहीन घोषित कर दिया था और खुद को गणतंत्र स्थापित कर दिया था, अर्थात यहाँ पे कोई राजा नहीं है फ्रांस के अंदर। लेकिन देखो 1789 से ये जो था चलना स्टार्ट हुआ था, मतलब ये जो क्रांति का जो सिस्टम था ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस के अंदर। और 1804 में फिर से वहाँ पे राजशाही सत्ता स्थापित हो गई, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। तो जो व्यवस्था 1789 में क्रांति से स्टार्ट हुई थी कि अब यहाँ पर फ्रांस में गणतंत्र स्थापित होगा, वो 1804 में फिर से ढह गई और फिर से फ्रांस जो था वो राजशाही अर्थात राजतंत्र में वापस पहुँच गया। ये है नेपोलियन बोनापार्ट की तस्वीर। ये था नेपोलियन जिसने 1804 में सत्ता संभाली थी और 1815 में इसको जो है ये वाटरलू के युद्ध में जो कि रशिया से था वो हार गया था और उसके बाद वहाँ पर उसे बंदी बना लिया गया था रशिया के अंदर। ठीक है, तो ये 1804 से लेकर 1815 तक रहा था फ्रांस का राजा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ से। 1799 में नेपोलियन, ये तो पूरा मैंने एक लाइन पढ़ा दी थी। अच्छा, तो उसने 1804 में खुद को सम्राट घोषित कर दिया था। इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। नेपोलियन ने अपने विजय अभियानों द्वारा यूरोप की राजनीति के भूगोल को ही बदल दिया था और उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया, जहां सर्दी का और वातावरण से जो सेना थी
मतलब सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि सेना को बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्षति हुई थी, ना कुछ खाने को था, ऊपर से चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। और मतलब ये जो था ना नेपोलियन का सबसे गलत फैसला था कि उसको रशिया पर जाकर लड़ाई करनी है। तो वाटरलू के युद्ध में वो बहुत बुरी तरीके से हारा था। 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध, उसके अंतिम पराजय के पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना लिया गया और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। तो फ्रांस के सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में फ्रांस में लागू की गई। इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। यह संहिता बनाने में पुरातन और नवीन कानूनों का समन्वय किया गया था। अब मैं यहाँ पर देखो, अभी मैंने बताया जैसे कि नेपोलियन का जो काल था वो था 1804 से लेके 1815 तक, ठीक है। 1815 में फिर वो हार गया था ना। तो इस बीच में इसने कुछ अपने मतलब फ्रांस के अंदर कुछ सुधार किए थे, तो उसको नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। तो अब वो नेपोलियन कोड के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारा नेपोलियन कोड है, ठीक है। उस संहिता के अंदर क्या क्या था? पहला था कि जन्म के आधार पर दिए गए विशेषाधिकार बंद कर दिए जाएंगे। यानी कि फ्रांस के अंदर अब कोई भी जन्म के आधार पे जो है उसको कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। कोई ना तो कुलीन वर्ग का होगा, मतलब ये जो वर्ग या ये सब जो होता था वो सब खत्म कर दिया। अब जन्म के आधार पर किसी को भी किसी भी प्रकार के कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियां उनको मिले जो सर्वाधिक योग्य हो, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा साफ साफ। जूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। जूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई, अर्थात अब एक महल के बंद कमरे में कोई फैसला नहीं होता था। जूरी के हिसाब से जो होता था वो सभी के सामने फैसला रखा जाता था और जनता भी उस फैसले को देख सकती थी, कोर्ट की कार्यवाही देख सकती थी, ठीक है। अच्छा, कानून के समक्ष सब की समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया। यानी कि कानून के सामने सब समान है, फिर चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था। इसलिए छोटे किसान नेपोलियन के समर्थक बन गए। अब क्या हुआ कि संपत्ति के जो मतलब अधिकार दिया गया, संपत्ति रखने का अधिकार और साथ में ज़मींदारी का भी अधिकार दिया गया, क्योंकि किसानों के पास अगर ज़मीन ही नहीं होगी, अगर ज़मीन ही सरकार हथिया लेगी तो फिर क्या होगा। इसीलिए छोटे छोटे जो किसान थे वो नेपोलियन की इस बात से बहुत खुश थे कि उनको उनकी ज़मीन वापस मिल गई और साथ में उनको ये ज़मीन जो है संपत्ति के रूप में रखने का अधिकार मिल गया था। क्योंकि पहले 1789 के बाद से क्या हो रहा था कि जो ज़मीन थी ना वो सरकार ने अपने अंडर में ले ली थी और जो भी उस पर अनाज उग रहा था वो जो उगा रहा था उसको ही पूरा नहीं पड़ रहा था और साथ में उसको फिर सरकार को सौंपना पड़ता था, तो कितना बुरा लगता होगा। अच्छा, नेपोलियन के नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उसका स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने स्वयं को इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था, मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। यानी कि वो युद्ध को, जिसमें 40 युद्ध जिनमें वो जीता था, उसको अपनी गौरव गाथा नहीं मानता, वो उसको गौरव गाथा मानता है जो इसने ये सारे रूल्स लागू किए थे और तब जाके उसकी जो जय जयकार हो रही थी फ्रांस में, ठीक है। तो फ्रांस के लोग बहुत खुश थे इससे। खैर, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी। पहली बात तो वो अनुभवहीन थे। तो यहाँ पर ऊपर देखते हैं डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी यहाँ पे। हाँ, तो ये रहा इसका आंसर। हाँ, संचालक मंडल के सामने ये यहाँ से लेकर ये पूरा आ जाएगी लाइन, ठीक है। और ये बस, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि क्या क्या इनके साथ, एक तो ये अनुभवहीन थे, अयोग्य थे, भ्रष्ट थे और ऊपर से गड़बड़ी फैल रही थी, बेकार हो गया था सब कुछ, जो व्यापार ठप पड़ गया था, विदेश नीति कमज़ोर हो रही थी। तो ये सारा लिखना होगा, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। तो यहाँ पर
तो इसका आंसर यहाँ से होगा, नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस को सम्मान को स्थापित किया, अतः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर उसने स्वयं को जो है 1799 में नेपोलियन ने प्रथम डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस के काउंसिल बन गया और फिर 1804 में खुद को सम्राट घोषित कर दिया। और ठीक है, फिर इतना है। तो हमारा जो आंसर है ना वो ये दो लाइनें हैं। पहली तो लाइन ये है, नेपोलियन प्रथम से लेकर यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जो गाढ़ा गाढ़ा लिखा हुआ है। तो ये दोनों लाइनें आपको लिखनी होंगी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया सेकंड का। तो अब यहाँ से थर्ड वाला देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे, इसने फ्रांस में अनेक सुधार किए जिसकी जनता को बहुत ज़रूरत थी, प्लस आप ये भी लिखोगे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। इसको तो लिखोगे ही लिखोगे, साथ में इसको भी लिखोगे, ठीक है, थर्ड के आंसर में। अच्छा, नेक्स्ट है, नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं कि आपको इन सब कानूनों में से कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है और क्यों अच्छा लग रहा है। तो आप अपने विचार लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आई होप ये आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। ये जो है ये फ्रांसीसी क्रांति जहाँ से स्टार्ट हुई थी, यानी कि जो राजतंत्र को ख़त्म करने के लिए, यानी कि एक राजा के शासन को ख़त्म करने के लिए स्टार्ट हुई थी, लेकिन अंत में जो है वो नेपोलियन ने फिर से 1804 में जो है यहाँ पर फिर से राजतंत्र कायम कर दिया। तो जहाँ से चले थे वहीं पर वापस घूम कर पहुँच गए। ये थी फ्रांसीसी क्रांति की पूरी कहानी। थैंक यू।